शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो झारखंड से मिल रही है। यहां पर राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें पूरे मामले के सामने आने के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। उनका शव एक खेत में पुलिस को मिला। विनय सिंह झारखंड में राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। उनका शव बालीगुमा में नेशनल हाईवे से लगभग 250 मीटर की दूरी पर एक खेत के पास मिला है। शव के पास से एक देसी पिस्तौल, एक स्कूटी भी बरामद हुई है। जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है। मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है झारखंड से। विनय सिंह का मोबाइल फोन बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार अब उस मोबाइल फोन की जांच हो रही है और उससे कई सबूत हाथ लग सकते हैं। पुलिस इस मामले को लेकर यह भी पता लगाने में जुटी है कि आखिर कैसे विनय सिंह वहां तक पहुंचे, आखिरी बार उनकी बात किसके साथ हुई थी, ताकि उनकी हत्या की गुत्थी को सुलझाया जा सके। बता दें कि हाईवे के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि सबूत मिल सके। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन जैसे ही मामला सामने आया, हर तरफ यहां पर गुस्सा, नाराजगी, प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आगजनी भी की गई है। लोगों ने सड़कों पर उतरकर नेशनल हाईवे जाम कर प्रदर्शन भी किया। हम लोग देखेंगे कि हर एक एंगल से, कि टेक्निकल एंगल से भी देखेंगे कि उसकी यहाँ आने का क्या संभावना है, कैसे वो आया, किससे किससे उनकी बातें हुई। डेड बॉडी के सामने से एक कंट्री मेड पिस्टल है और वो बरामद हुआ है, और उसका मोबाइल और मृतक का स्कूटी घटनास्थल से बरामद हुआ है। चोट दिख रहा है, उस चोट को क्लियर हो जाएगा कि चोट मारने से, घसीटने से किस कारण से हुई है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर होगा। जैसे हम लोग इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ेंगे, सारा खुलासा क्लियर होगा। लेकिन अब देखिए, इस हत्याकांड के बाद करनी सेना के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है, भारी नाराजगी है। वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने डिमना रोड और नेशनल हाईवे 33 को जाम कर दिया। कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करनी सेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई। सड़क पर ये करनी सेना के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। गुस्साए लोगों ने रास्ता जाम करके कुछ जगह पर टायर भी जलाए। हालात बिगड़ते देख पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, उन्हें शांत कराया और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। लेकिन लोगों में गुस्सा और इलाके में तनाव है। तो लोगों में गुस्सा है, इलाके में तनाव की स्थितियों को देखते हुए पुलिस की भी नजर है और पुलिस ने लोगों के बीच पहुंचकर लोगों को शांत कराया, साथ ही भरोसा दिलवाया कि जो भी आरोपी होगा उस तक पहुंचने की कोशिश जल्द से जल्द पुलिस करेगी, जल्द गिरफ्तारी होगी। उसके बाद मामला कुछ शांत हो सका, लेकिन कई सवाल यहां पर पुलिस की व्यवस्थाओं पर भी करनी सेना के कार्यकर्ता उठाते हुए नजर आए हैं। उन्होंने नेशनल हाईवे 33 जाम कर दिया, कई गाड़ियों को रोका गया और साथ ही यहाँ पर कुछ टायर जलाकर अपना विरोध व्यक्त किया गया। अगर एसपी साहब और यहाँ का जो प्रशासन डीएसपी साहब हैं आके आश्वासन नहीं देते हैं कि इतने घंटे में हम पकड़ लेंगे, तो शहर पूरा अस्त व्यस्त होगा। उसका जिम्मेवार एसपी साहब होंगे और जरूरत पड़ेगा तो पूरा झारखंड को जाम करेंगे। अब बता देंगे किसी क्षत्रिय पर हाथ डालना या हत्या करना क्या होता है। कि पुलिस प्रशासन अपराधियों पे लगाम छोड़ करके हेलमेट चेकिंग और गाड़ी सीट बेल्ट पे ही परेशान है, जिसका ये परिणाम है कि हत्याएं रोज हो रही है, छीन छिनतई हो रहा है, डकैती हो रही है। ये प्रशासन का फेलियर है। ये आए दिन जमशेदपुर क्या समझिए, झारखंड का मतलब पूरा अर्थव्यवस्था एकदम खत्म हो चुका है। डेली हम लोग पेपर सुबह उठते हैं, फला जगह मर्डर, इसका मर्डर, उसका मर्डर। ये क्या हो रहा है? राजनीति के लोग क्या रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है? रुख कर लेते हैं बिहार का, क्योंकि वहां पर भी बीती रात गोलियों की धाए धाए से लोग दहल उठे। एक नहीं, तीन शहरों में फायरिंग की घटना सामने आई है, कई लाशें बिछ गईं। पहली वारदात बिहार के आरा से सामने आई है, जहां पर हथियारबंद बदमाशों ने 2 मासूम बच्चों समेत 7 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया। 2 की मौत की जानकारी मिल रही है, तो वहीं 5 लोग गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। इलाज उनका वहां पर चल रहा है। बताया जा रहा है कि वारदात पुरानी रंजिश का नतीजा है और लहरपा गांव में कमलेश कुशवाहा नाम के व्यक्ति के घर बारात आनी थी। बताया जा रहा है कि बारात दरवाजे पर पहुंचने ही वाली थी, जिसके चलते रास्ते में जाम लगा हुआ था। इसी दौरान कुछ थार गाड़ियां यहां पर पहुंचती हैं, उसमें सवार लोगों से कुछ कहासुनी होती है और देखते ही देखते बात गोलीबारी तक पहुंच गई। राहुल और लवकुश नाम के 2 युवकों की मौत हो गई है। इन दोनों युवकों का नाम बीजेपी नेता बबलू सिंह की हत्या में सामने आया था, जिनकी साल 2022 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब से लेकर अब तक ये विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि बारात के दौरान दोनों मृतकों के
थार से जाने के दौरान विवाद हुआ और उसके बाद ये वारदात हुई। 7 लोग पहले घायल बताए जा रहे थे, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। 5 का इलाज अभी भी चल रहा है, नाजुक स्थिति है। हालांकि पुलिस तमाम एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते ये गोलियां चली हैं, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बिहार के आरा में ये फायरिंग का मामला सामने आया है। एक बारात जा रही थी, जाम की स्थिति थी, थार गाड़ी में कुछ लोग सवार होकर आते हैं और अंधाधुंध यहाँ पर फायरिंग होती है। इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हालातों को नियंत्रण में करते हुए आगे की जो जांच और कार्रवाई है वो बढ़ाई जा रही है। फायरिंग में अब तक 2 की मौत हो गई है, 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 2 युवकों का इसमें नाम सामने आया है, लवकुश और राहुल। ये वो 2 युवक हैं जिनका नाम बीजेपी नेता बबलू सिंह की हत्या में भी सामने आया था। साल 2022 में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी और तब से लेकर अब तक ये जो पुरानी रंजिश के चलते विवाद है वो चला आ रहा था। बताया जा रहा है कि बारात के दौरान दोनों मृतकों के थार से जाने के दौरान ये पूरा विवाद हुआ और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना में 2 मृत्यु होने की सूचना है। एक व्यक्ति की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई, जिसका नाम लवकुश है, तथा एक व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में इलाज के क्रम में होने की सूचना पाई गई है, जिसका नाम राहुल है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना से संबंधित जो सुसंगत साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया जा रहा है तथा घटना से संबंधित सभी बिंदुओं की जांच करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो गोलियां सिर्फ आरा में नहीं चली, बल्कि सीतामढ़ी और रोहतास में भी बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला। रोहतास में दिनारा इलाके के भड़सरा में ज्वेलरी का कारोबार करने वाले प्रिंस कुमार सेठ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी उन्हें मारकर वहां से फरार हो गए। आपको बता दें कि जो गहने से भरा बैग है वो भी उनसे छीनकर ये जो आरोपी हैं वो फरार हो गए। बताया जा रहा है कि वारदात उस वक्त अंजाम दी गई जब प्रिंस दुकान से घर अपने वापस लौट रहे थे। मृतक की पत्नी ने पारिवारिक विवाद का भी आरोप लगाया। ऐसे में पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। तो वहीं सीतामढ़ी की बात करें तो पंचायत समिति सदस्य के पति को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात सोनबरसा के रोहुआ इलाके की है। मृतक राजू कुशवाहा का आपराधिक इतिहास भी रहा है। ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले को पुरानी रंजिश से जोड़कर भी देख रही है। एक तरफ तो जहां आरा से सामने आती है खबर, जहां पर गोलीबारी में 2 युवकों की हत्या कर दी गई, दूसरी तरफ बिहार के ही सीतामढ़ी में भी हत्या से सनसनी फैल गई। बिहार में कई स्थानों पर गोली चली और कानून व्यवस्था पर भी सवाल अब खड़े हो रहे हैं। बात उस सवाल की जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय है कि हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान की छत्र छाया में सबसे पावरफुल यानी कि सर्वोच्च है कौन? देश की संसद या फिर सुप्रीम कोर्ट? दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं, दोनों की लोकतंत्र की मजबूत स्तंभ है और संविधान में स्पष्ट है कि दोनों की शक्तियां क्या हैं, दोनों के दायरे क्या हैं। संसद का काम है कानून बनाना और सुप्रीम कोर्ट का काम है उस कानून को संविधान की कसौटी पर परखना। लेकिन क्या इन दोनों में से कोई अपना दायरा पार कर रहा है? क्या इनमें से कोई दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करना चाहता है? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान से ऐसा बवंडर उठा कि पूरे देश के सामने विधायिका वर्सेस न्यायपालिका की एक तस्वीर बन रही है। ऐसी बात कही कि जिससे वो अपनी पार्टी बीजेपी में ही अलग थलग अब पड़ गए हैं और देश की न्यायपालिका की भौहें उनकी तरफ तन गई हैं। निशिकांत दुबे ने न्यायपालिका और सीजीआई को लेकर जो विवादित टिप्पणी की उसके बाद से सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी की तरफ से सफाई सामने आई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इस प्रकार की बयानबाजी से दूर रहना चाहिए, ऐसे बयान फ्यूचर में ना दिए जाएं, इसका निर्देश भी दिया गया। और साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी हमेशा से ही न्यायपालिका का सम्मान करती आई है, लेकिन जब निशिकांत दुबे ने ये बयान दिया तो उसके बाद से स्वाभाविक सी बात है कि अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कांग्रेस, एआईएमआईएम, आरजेडी बीजेपी को लगातार घेर रहे हैं और एक बार फिर से संविधान पर हमले वाला जो आरोप है वो बीजेपी पर विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का केस चलना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, ये भी विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ ये केस चलने चाहिए, ये कहा जा रहा है। साथ ही अब ये भी आपको बता दें कि बीजेपी के कुछ नेता निशिकांत दुबे के समर्थन में भी उतर आए हैं, जिसमें
दिनेश शर्मा का भी नाम शामिल है। दिनेश शर्मा ने भी निशिकांत दुबे के समर्थन में बयान दिया था और कहा था कि इस प्रकार की स्थितियां कभी कभार बनती हुई नजर आती हैं। अग्निमित्रा पॉल की तरफ से भी अब ये बयान सामने आ गया जिसमें वो निशिकांत दुबे का समर्थन करती आ रही है नजर। तो निशिकांत दुबे झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं और संसद में बड़ी आक्रामक शैली है उनकी। उस पूरे होमवर्क, पूरी स्टडी के साथ वो अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही शनिवार को निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर 2 बातें कही। पहली तो ये कि वक्फ संशोधन कानून पर छिड़ी हिंसा के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। दूसरी ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। दोनों बयान आपको सुनवाते हैं। देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो। और देश की सर्वोच्च अदालत पर बीजेपी सांसद के इसी बयान की वजह है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से आया एक अहम फैसला। वक्फ संशोधन कानून को लेकर 17 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सरकार वक्फ कानून से वक्फ बाय यूजर का प्रावधान फिलहाल नहीं हटा सकती। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अंग्रेजों से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। कई मस्जिदें 13वीं 14वीं सदी की हैं और इनके पास रजिस्ट्री या फिर सेल डीड नहीं होगी। ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर किया जाएगा? उनके पास आखिर क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे? निशिकांत दुबे ने वक्फ बाय यूजर प्रावधान पर ऐसी टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट के दोहरे मापदंड के तौर पर सामने रखा। निशिकांत दुबे ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पूजा स्थलों से जुड़े विवादों में तो कागजात मांगे थे, लेकिन जब यही बात कुछ 100 साल पहले की मस्जिदों, दरगाहों की आई सामने तो वो दस्तावेज दिखाने से छूट देता है। तो ये तमाम बातें निशिकांत दुबे ने रखी हैं सामने, जिसके बाद से लगातार अब सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है। न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति संतुलन को लेकर अकेले निशिकांत दुबे ने ही सवाल खड़े नहीं किए हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद यानी कि दिनेश शर्मा ने भी कहा कि राष्ट्रपति की सुप्रीमेसी को सुप्रीम कोर्ट चुनौती नहीं दे सकता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने जो विधायिका है और जो न्यायपालिका है उनके अधिकारों का भी वर्णन बहुत स्पष्ट रूप में कहा है। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि जो श्रद्धा का भाव जनता का माननीय न्यायालय के प्रति है वो बना रहे। इसलिए इस सारी चीजें जो विसंगतियां उठ रही हैं वो नहीं उठना चाहिए। लेकिन अब ये जो बहस छिड़ी हुई है और बात निशिकांत दुबे पर अवमानना की कार्रवाई तक पहुंच गई है, इसमें उनके 2 बयानों पर गौर करना जरूरी होगा जो दोनों अलग अलग हैं। पहला बयान वो जिसमें उन्होंने वक्फ कानून के 2 प्रावधानों पर अंतरिम रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट को धर्मयुद्ध का जिम्मेदार बताया है। सिविल वॉर शब्द इस्तेमाल किया गया है और उसके लिए सीधे सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि संजीव खन्ना का नाम लिया गया है। लेकिन निशिकांत दुबे का दूसरा बयान सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर है, जिसमें वो तर्कों के साथ पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट देश की राष्ट्रपति को आदेश कैसे दे सकता है। उपराष्ट्रपति के बयान पर सरकार की ओर से किसी की भी प्रतिक्रिया फिलहाल सामने नहीं आई थी, लेकिन निशिकांत दुबे के बयान में कई लोगों को तीखापन दिखा। बीजेपी ने तुरंत इस बयान से किनारा कर लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सफाई देते हुए कहा कि निशिकांत दुबे, दिनेश शर्मा के न्यायपालिका और सीजीआई पर बयानों से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, उनकी ये निजी टिप्पणियां हैं। बीजेपी ऐसी टिप्पणियों का कभी समर्थन नहीं करती। बीजेपी ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है, आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है। सुप्रीम कोर्ट समेत देश की सभी अदालतें लोकतंत्र का अटूट अंग, संविधान संरक्षण का मजबूत आधार है। तो बीजेपी की ओर से इन दोनों सांसदों समेत पार्टी के सभी नेताओं को निर्देशित भी किया गया कि ऐसा कोई बयान आगे ना दिया जाए, लेकिन पार्टी का निर्देश शायद पूरे संगठन तक नहीं पहुंचा और इसलिए निशिकांत दुबे के समर्थन में हल्की फुल्की और आवाजें बाहर आई हैं। देखिए, निशिकांत दुबे जी जो बोले हैं वो तो सही बात बोले हैं। आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी
सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे महामहिम राष्ट्रपति जी का जो निर्देश है वो अपमानना कर सकते हैं? अगर देश सीजेआई चलाएंगे और सुप्रीम कोर्ट चलाएंगे और जिसका अपॉइंटमेंट महामहिम राष्ट्रपति करते हैं उसको आप नहीं मानेंगे, तो दरकार नहीं है फिर पार्लियामेंट और राष्ट्रपति का, सारे सीजेआई करे। और इस बीच पूरा विपक्ष अब आक्रामक हो गया है। निशिकांत दुबे के बयान के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर जिस तरीके से डिवाइड एंड रूल कर सकें, समाज में कैसे डिवीजन करें, कभी धर्म के नाम पे डिवाइड करना, कभी जाति के आधार पे डिवाइड करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत ही वेल प्लान प्रोग्राम चलता है। उसके लिए फंड्स लगाते हैं ये लोग। तो ये जो कुछ कहा गया ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है। कोर्ट पे इस तरह का टिप्पा टिप्पणी जो है नहीं करना, और न्यायालय पे अगर इस तरह का कोई टिप्पा टिप्पणी करता है तो कंटेम्प्ट होना चाहिए। अप्रैल के महीने में धरती के स्वर्ग यानी जम्मू कश्मीर पर ऐसी आसमानी आफत सामने आई जिसने भारी तबाही मचाई है। पहाड़ से मैदान तक ऐसा खौफनाक मंजर दिखा कि लोग सिहर उठे। ऐसी आंधी चली कि मकान, दुकान सब कुछ तबाह हो गया। पहाड़ दरक गए और मलबे के रास्ते में जो भी आया वो बह गया। स्वर्ग में सत्यानाश की तस्वीरें आप देख रहे हैं और अंदाजा आप लगाइए कि मौसम की ये मार कितनी भयंकर है। कुदरत का प्रचंड प्रहार, जन्नत में हाहाकार। आसमानी आफत, खौफनाक मंजर, बहुत भयंकर। पहाड़ से मैदान, अप्रैल में सैलाब, बेहद बेहिसाब। के बाद क्या हाल हुआ, तस्वीरें बयां कर रही हैं। बारिश और भूस्खलन की वजह से अचानक बाढ़ आ गई। सैलाब अपने साथ मलबे का ढेर ले आया और खेत, खलिहान, मकान, दुकान सब कुछ बहा ले गया। यहाँ के आप बाहर देख रहे हो, यहाँ फिश पॉइंट की 7 दुकानें होती थी सर। ये रात को 3 साढ़े 3 बजे के फ्लड आने के कारण से ये सब दुकानें तहस नहस हो चुकी हैं। हमें खुद समझ नहीं लग रहा है सर हम क्या करें क्या नहीं, क्योंकि हमारा रोजगार, हमारा परिवार इन्हीं दुकानों से चलता है। रामबन में पिछले 3 दिनों से तेज बारिश हो रही है। इसकी वजह से कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। जहां तक नजर जाती है तबाही दिखाई देती है। बादल फटने के बाद आई विकराल बाढ़ से कई मकान जमींदोज हो गए।
तूफानी हवाओं के सामने पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। बाजार से लेकर घरों और होटलों तक सैलाब के साथ आया मलबे का ढेर कब्जा जमा चुका है। काफी यानी करोड़ों के हिसाब से लोगों का नुकसान हुआ है, दुकानदार हो, गाड़ियां हो, और उसके साथ ही जो होटल हैं, मेन मार्केट बोली बाजार रामबन की जो हालत देखेंगे आप जिस नाले के साथ से, और कितनी दुकानें यानी कट के दरिया में पहुंच चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा आसमानी आफत रामबन पर ही टूटी, जिसकी तस्दीक मलबे में दबी गाड़ियां और बाढ़ में समाये आशियाने कर रहे हैं। रामबन में करीब 40 मकानों को नुकसान हुआ है। 100 से ज्यादा लोगों को महफूज ठिकानों पर पहुंचाया गया है। अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। शेरी बागना में 2 घर जो हैं वो स्लाइड की वजह से जो है वो दब गए और ढह गए, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 2 बच्चों को हमने गवा दिया और एक बुजुर्ग थे उनको भी गवा दिया 2 अलग अलग घरों में। लगभग कोई 40 या 50 के करीब हमारे घर जो हैं वो डैमेज हुए हैं कम्प्लीटली। जम्मू कश्मीर को मानो किसी की नजर लग गई है। जिस वक्त पूरा भारत भीषण गर्मी का सामना कर रहा है, तब कश्मीर में कुदरत का अलग कहर बरस रहा है। मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हालात ये हैं कि राज्य में ज्यादातर सड़कों पर चलना जान जोखिम में डालने जैसा है। जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से कश्मीर की लाइफलाइन कहा जाने वाला जम्मू श्रीनगर हाईवे ठप है। सुरक्षा के मद्देनजर उधमपुर से श्रीनगर की ओर किसी भी तरह की गाड़ियों को जाने की इजाजत नहीं है। सैकड़ों ट्रक रास्ते में फंसे हैं। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री जी को सुनिए। लोगों की इस दुख की घड़ी में हम लोगों के साथ हैं। रामबन, बनहाल, खिता, चिनाब वैली के अंदर और जहां जहां भी हुआ, बाकी जम्मू कश्मीर में जहां जहां भी ये नुकसान हुआ है, सरकार उनके साथ है। ये तस्वीरें पंथियाल के पास जम्मू श्रीनगर हाईवे की हैं, जहां बारिश के बाद आई बाढ़ अपने साथ हाईवे का हिस्सा भी बहा ले गई। प्रशासन कह रहा है कि जब तक हालात सामान्य न हो, हाईवे पर सफर करने से बचें। शहरी में लैंडस्लाइड हुई, मड स्लाइड्स हुए काफ़ी, उसकी वजह से ट्रैफिक सारा जैसे पता चला है कि टैंकर्स 2-3 नीचे आ गए थे। तो मेरी लोगों से यही एडवाइस है कि जब तक रास्ता क्लियरेंस ना हो, घरों से ना निकले। जम्मू कश्मीर के तकरीबन हर इलाके में मौसम की मार पड़ी है। डोडा में कई घंटे तक हुई जबरदस्त बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं सरहदी इलाकों में भी बारिश कहर ढा रही है। उरी में कई इलाकों में लैंडस्लाइड होने से जनजीवन ठप हो गया। बारिश के जोर से तिनके की तरह बिखरते पहाड़ों ने रास्तों को बंद कर दिया है। कई इलाकों का संपर्क आपस में कट चुका है। अब इस तस्वीर पर नजरें गड़ा लीजिए। देखिए कैसे एक पेड़ की जड़ों ने तूफानी हवाओं के आगे हार मान ली। तस्वीरें श्रीनगर की हैं, जहां अमर सिंह क्लब के पास पेड़ गिर गया। पेड़ सीआरपीएफ की पोस्ट के ऊपर गिरा। सीसीटीवी में पेड़ गिरता देख एक शख्स भागता हुआ नजर आता है और पलक झपकते ही पेड़ धराशायी हो जाता है। बताया जा रहा है कि पेड़ गिरने से एक जवान घायल हुआ है। तकरीबन 40 से 50 फीट जो वॉल है, बंकर्स हैं, गेट तो बिल्कुल क्रश हो गया हमारा आयरन ग्रेड जो था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। सिर्फ जो यहाँ जवान गार्ड ड्यूटी पे था उसको एक हल्की इंजरी आई है चीक पे। श्रीनगर लेह के रास्ते में यातायात पूरी तरह ठप है। ऊंचाई पर रहने वाले लोगों को परेशानियों का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुबह से ओलावृष्टि हुई, जिसकी वजह से फसलों को, खासतौर पर सेब की फसल को काफी नुकसान हो रहा है। मौसम ने करवट ली और अचानक ओलावृष्टि शुरू हो गई। यह सिलसिला आधे घंटे तक जारी रहा। पुलवामा में भी ओले गिरने से फसलों को नुकसान हुआ है। खास बात यह है कि काफी देर तक ओलावृष्टि होती रही, जिससे पहाड़ों पर सफेद परत बिछ गई। वहीं गांदरबल में बर्फबारी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाकों में अप्रैल के महीने में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है।
करगिल में बर्फबारी ने जनजीवन पटरी से उतार दिया है। 2 दिन से बहुत काफी स्नोफॉल देखने को मिला और यहाँ पे देखिए आप बहुत नुकसान हो गया दरख्त के लिए। कम से कम 2-3 फुट 2.5 फुट बर्फ गिरा, जिसकी वजह से यहाँ के आवाम को बहुत मुश्किलात के सामना करना पड़ा, खासकर जमींदार भाई को जो हमारे यहाँ के फार्मर है। करगिल में 2 दिन तक हुई बर्फबारी से कई पेड़ उखड़ गए हैं। कई इलाकों में बिजली ठप है। बर्फबारी की वजह से लेह कारगिल हाईवे पर भी असर पड़ा है। करगिल श्रीनगर और करगिल जांगसार हाईवे ठप होने से सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। वैसे कई लोग अप्रैल महीने में हुई बर्फबारी से खुश भी हैं। सब बहुत खुश है इस बर्फबारी से, क्योंकि बहुत सालों के बाद ये बर्फबारी हमको देखने को मिला इस सीजन में। तो मार्केट में थोड़ा बोला ये दरहम बरहम हुआ और थोड़ा दरख्त और थोड़ा सा ये रोड कंडीशन कुछ खास फिलहाल नहीं है। तो खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बर्फ़ आना बहुत ज़रूरी था। बहुत सालों से हम ये बर्फ़ का इंतजार कर रहा था। मौसम विभाग का कहना है कि जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का दौर आने वाले दिनों में भी जारी रह सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और आधिकारिक सूचनाओं का पालन करें। जम्मू डिवीजन समेत कश्मीर घाटी के कई इलाकों में अभी भी भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका बनी हुई है। वो कौन सा मुल्क है जिसकी पूंछ हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है? कोई भी बच्चा नाम बता देगा। पाकिस्तान। बार बार बेइज्जती के बाद भी पाकिस्तान है कि हरकतों से बाज नहीं आता। घर में आतंकी मारे जा रहे हैं, फिर भी कश्मीर की रट पकड़े हुए है और अब कश्मीर के लिए आतंकी इंपोर्ट भी कर रहा है। आतंकी भी हमास के, जिन्हें इजराइल पहले ही मार मार के अधमरा कर चुका है। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आतंकी फैक्ट्री पाकिस्तान को एक्सपोज करती 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर पाक अधिकृत कश्मीर की है, जहां लश्कर तैयबा के आतंकियों का मजमा जुटा, भारत विरोध अभियान का मास्टर प्लान तैयार किया। और दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान ने भारत विरोधी अभियान के लिए आतंकी संगठन हमास से मदद मांगी है। पीओके के रावलकोट में आतंकियों के जुटने की खबर को डिकोड करने से पहले कुपवाड़ा की 17 मार्च की तस्वीर को देखिए। दरअसल 17 मार्च 2025 को भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में आतंकी आकिफ हलीम मारा गया। आतंकी आकिफ की मौत से सीमा पर मौजूद आतंकी संगठनों में खलबली मच गई। इस आतंकी आकिफ हलीम की याद में रावलकोट में आतंकी छाती पीटने के लिए इकट्ठा हुए। इस दौरान आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का कमांडर अबू मूसा भी मौजूद था। खुले मन से खुलेआम भारत के खिलाफ आतंकी अभियान तेज करने की धमकी दी। मूसा ने कहा, जम्मू कश्मीर में जिहाद चलता रहेगा, बंदूकें गरजेंगी और सिर कलम किए जाते रहेंगे। सीमा पार से आई मूसा एंड कंपनी की ये तस्वीरें शुक्रवार की बताई जा रही हैं। चर्चा एक और तस्वीर की है। कुछ दिन पुरानी ये तस्वीर पाकिस्तान के बहावलपुर की है, जहां आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में हमास के काफिले को देखा गया। हमास के काफिले का जैश के हेडक्वार्टर में दाखिल होने का वीडियो है। इस वीडियो में काफिले की अगुवाई घोड़े पर चढ़े जैश के आतंकी कर रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।